प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक नया सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे और इस सेगमेंट को मनी यानी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मौद्रिक अर्थशास्त्र में मनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक नया सेगमेंट जो है मनी बैंकिंग का पार्ट होता है, इसमें केवल मनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मनी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। सामान्य तौर पर मुद्रा नामक चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि कई चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लेकिन हम लोग उन्हीं चीज़ों को यहाँ इंट्रोड्यूसिंग रूप में जानने की कोशिश करेंगे जो यूपीएसआई के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो में इसे कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एक वीडियो में जितना भी आ पाता है वो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें आप लोगों को मुद्रा के बारे में रिमेनिंग चीज़ें बताई जाएगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जीएस के क्वेश्चन में हर एग्जामिनर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन जरूर बनाने की कोशिश करता है और यहाँ से सवाल पूछने की पूरी संभावना होती है। तो इस तरीके से हम मनी और मुद्रा के बारे में विचार करेंगे। अब मुद्रा चैप्टर में सवाल यह है कि इस चैप्टर में कितने चीज़ों को पढ़ना है। तो चीज़ें वही हैं, पहले कंटेंट समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा को इंग्लिश में डिफिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसके मुद्रा के कार्य को पढ़ेंगे। कार्य को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे। मुद्रा कई प्रकार की है, इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो मुद्रा के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में हम लोग इसे इंग्लिश में टाइप कहा जाता है। और उसके बाद इसमें पढ़ा जो जाता है वह है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, इसे मनी सप्लाई कहते हैं। इसी तरीके से मुद्रा की पूर्ति के बाद मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक यानी निर्धारकों के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो ये है आप लोगों का मुद्रा के इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले परिभाषा के साथ ही इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा जाता है। उसके बाद उसके कार्य पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, मुद्रा की पूर्ति पढ़ते हैं और मुद्रा की पूर्ति के निर्धारकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले परिभाषा के संबंध में विचार करें कि मुद्रा कहते किसे हैं। तो मुद्रा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यह शब्द काफ़ी जाना पहचाना है और काफ़ी जाने पहचाने होने के नाते हम लोग ये देखते हैं कि इसको परिभाषित करना अपने आप में एक रोमांच होता है। या इसे हम क्या परिभाषित करें, अगर गौर से देखें तो आप सीधा से कर सकते हैं कि इसी के लिए जीना और इसी के लिए एक तरह से मरना है। लेकिन एक सही परिभाषा किसी भी विषय वस्तु का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा कहते किसे हैं, ये इसकी परिभाषा होगी। तो परिभाषा को पहले जानने से ये देखा जाए कि आखिर में मुद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है और उत्पत्ति के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन को हम लोग पढ़ लेते हैं या मुद्रा की उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मुद्रा की उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में ये कहा जाता है कि मनी शब्द की उत्पत्ति मोनेटा शब्द से होती है। मनी शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह मोनेटा शब्द से होती है। MONETA, मोनेटा, यह एक शब्द है, ये लैटिन शब्द है। प्राचीन काल में या पूर्व मध्य काल में यूनान में हम लोग ये देखते हैं कि यह प्राचीन काल में हम लोग ये देखते हैं कि यूनान में यह शब्द काफ़ी प्रचलन में था और
मोनेटा से ही हम लोग ये देखते हैं कि मनी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो सवाल यह है कि मोनेटा था क्या? तो देखिए, प्राचीन काल में यूनान की एक देवी थी जिसका नाम था मोनेटा, और ये बड़ी पवित्र मंदिर हुआ करता था। उस समय लोग अपनी धनों को जब कमाते थे तो इस धन को लाकर मंदिरों में सुरक्षित रखते थे, और यहाँ के पुजारी या पादरी जो भी हुआ करते थे, यह लोगों की धनों को सुरक्षित रखकर सोने और चांदी के तांबे को दे देते थे, और सोने और चांदी के तांबे को पत्र बनाकर उस पर उनकी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत कर देते थे, और वही पत्र उसे दे देते थे, और इसी पत्र को बाद में मोनेटा कहा जाता है, और बाद में इसी पत्र के सहायता से लोग लेन देन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि कालांतर में मोनेटा जो होती है वह जब लेन देन का कार्य करती है तो लेन देन के कार्य करने के साथ ये शब्द टूटकर मनी शब्द का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए, मुद्रा की उत्पत्ति मोनेटा शब्द से होती है। मोनेटा यूनान की एक सुंदर देवी थी, और इसी देवी के नाम पर हम लोग ये देखते हैं कि मनी शब्द की उत्पत्ति होती है, और तब जाकर ये प्रचलन में होता है। अब जरा इसका ऐतिहासिक महत्व समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जब दुनिया बसा था तो मुद्रा नहीं थी, नो मनी, यानी मुद्रा नहीं थी। मुद्रा का प्रचलन हम लोग ये देखते हैं कि नहीं था। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, यानी संसार में पहले मुद्रा का प्रचलन आमतौर पर नहीं था। लोग उस समय लेन देन कैसे करते थे? तो लोग अपनी वस्तु को देकर बदले में दूसरे वस्तु को प्राप्त कर लेते थे, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलन में थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली को बार्टर सिस्टम के नाम से स्मरण किया जाता है। यानी जब मुद्रा नहीं थी तो उस समय लेन देन में बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। समय गुजरता है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कमोडिटी को मुद्रा मानने की कोशिश की जाती है, यानी वस्तु मुद्रा की शुरुआत होती है, कमोडिटी मनी की शुरुआत होती है। इसमें किसी एक वस्तु को मुद्रा मान लिया गया और उसी से लेन देन करना शुरू कर दिया गया। जैसे हमने सोना को एक वस्तु मान लिया और उसी से लेन देन करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से गाय को हमने क्या किया, एक माध्यम मान लिया और उसी से सभी वस्तु को खरीदना बेचना हमने शुरू कर दिया। इसे कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम कहते थे, यानी किसी विशेष वस्तु को विनिमय का आधार मानकर लोग लेन देन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये व्यवस्था बार्टर सिस्टम और कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, ये दोनों सिस्टम, हालांकि ये दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं, बस इसमें ये अंतर ये है कि इसमें कोई मानक वस्तु का नहीं होता, इसमें एक मानक मान लिया जाता है। ये प्रणाली बहुत उबाऊ थी, ये काफी खर्चीला था, कभी कभी ट्रांजैक्शन नहीं भी होता था। हो सकता है कि हमारे पास गेहूं हो और आपके पास दाल हो, हमें आपकी दाल की जरूरत तो है लेकिन आपको गेहूं की जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मिलने के बावजूद एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इसकी लागत काफ़ी अधिक होती थी। वस्तुओं को अपने घर से ढोकर मार्केट तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और इसमें दोनों तरफ के लोग ये परिवहन वहन करते थे। यानी इसमें कई खामियां थी और ये व्यवस्था न चलना था न चला। आखिर में बार्टर सिस्टम और कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम को लोगों ने त्याग दिया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यही मोनेटा शब्द से जो मनी शब्द की उत्पत्ति होती है। मोनेटा ताम्रपत्र और स्वर्णपत्र के रूप में प्रचलन में था। कालांतर में इसी पत्र को लोग ले देकर वस्तु और सेवा की खरीदारी और बिकवाली करने लगे। हम लोग ये देखते हैं कि यही मोनेटा को कालांतर में मनी शब्द कहा गया, और मनी को उत्पन्न होना अर्थशास्त्र में क्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है प्रोफेसर क्राउथर। क्राउथर स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस तरीके से दुनिया में आग, पहिया और ओट की खोज एक क्रांतिकारी कदम है इतिहास में, उसी तरीके से अर्थ जगत में सबसे बड़ा क्रांतिकारी खोज मुद्रा को माना जाता है। मुद्रा ने पूरी अर्थव्यवस्था की काया पलट कर दिया, और इसने विनिमय को तेजी से बढ़ा दिया, और इससे उत्पादन की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई, और लोगों का जीवन निर्वाह स्तर तेजी से बढ़ने लगा, और दुनिया विकास की ओर
बढ़ने भी लगती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि मनी ने ट्रांजैक्शन को तेज किया, इससे आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता शुरू हो जाती है। इसीलिए क्राउथर जो होता है आउटलाइन ऑफ मनी नामक पुस्तक में मुद्रा की खोज को एक महान क्रांति के रूप में स्वीकार करता है। अब सवाल ये उठता है कि मुद्रा उसके बाद क्या रूप धारण करती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया में मुद्रा का प्रचलन समय के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से विकास हुआ। हम यहाँ पर चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा रुचि रखेंगे। भारत की अगर इतिहास देखी जाए तो यह भी एक गौरवमयी इतिहास है। भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता में हम लोग ये देखते हैं कि प्रस्तर युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है और यह हमारे देश में पहली विकसित सभ्यता दिखाई पड़ती है। इस सभ्यता के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि जो पूरा स्थलें हो उनकी खुदाई से हमें सोने के सिक्के के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तांबे के भी सिक्के के अवशेष जो होते हैं यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन जो होता है वह प्राचीन काल से बना रहता है। सोने और तांबे के सिक्के हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि समय गुजरता है, वेदों का इतिहास आता है, इसे वैदिक कालीन इतिहास कहते हैं। वैदिक कालीन इतिहास में हम लोग ये देखते हैं जब वेदों का अनुशीलन करते हैं तो वहां पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन कई शब्दों के संबंध में इतिहासकारों का यह मानना है कि संभवतः यह वैदिक कालीन मुद्रा थी। हम लोग ये देखते हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द है निष्क। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि शतमान है, गुंजा है। इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि आर.एस. राव जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि ये तीनों शब्द जो है वो मुद्रा को इंगित करता है, यानी वैदिक काल में भारत में मुद्रा प्रचलन में थी। लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि केवल निष्क ही जो थी वह स्वर्ण मुद्रा थी और यही प्रचलन में थी। हालांकि उस समय व्यापक स्तर पर व्यवहारिक जीवन में गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जनसाधारण में भले ही गाय विनिमय की माध्यम थी, लेकिन अभिजात वर्ग में हम लोग ये देखते हैं कि निष्क जो सोने के सिक्के संभवतः थे यह प्रचलन में थे। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक कालीन मुद्रा जो थी वह निष्क थी, जबकि शतमान गुंजा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह बांट, माप या भार इत्यादि की इकाई मानी जाती है। लेकिन इसमें से निष्क जो है वैदिक कालीन मुद्रा है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि समय गुजरता है, वैदिक काल का समापन होता है। इस समापन के पश्चात बुद्ध काल की उत्पत्ति होती है। बुद्ध काल में हम लोग ये देखते हैं कि धातुओं को पीट कर सिक्का बनाया जाता था। इन धातुओं के पीटे हुए सिक्के को आहत मुद्रा कहा जाता था। आहत मुद्रा, आहत मुद्रा कहा जाता था। यह धातुओं को पीट कर बनाया जाता था और उस पर किसी चीज का निशान उत्कीर्ण कर दिया जाता था और ये सोने के सिक्के हुआ करते थे। कुछ हद तक तांबे के भी सिक्के इस समय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिक्के हम लोग ये देखते हैं कि सोने के थे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एम्पायर की स्थापना बुद्ध काल के पश्चात होती है, जिसे मौर्य एम्पायर कहते हैं। और मौर्यों के शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि नियमित रूप से सिक्कों की ढलाई भारत में शुरू हो जाती है। इस समय हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में दो सिक्के प्रचलन में थे, एक सोने के सिक्के थे और दूसरा तांबे के सिक्के थे। सोने के सिक्के को हम लोग ये देखते हैं कि वैदिक काल में सोने के सिक्के को हिरण्य भी कहीं कहीं कहा गया है। इसके अलावा सुवर्ण भी कहीं कहीं पर कहा गया है। लेकिन तांबे के सिक्के के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे करसापण कहा जाता था। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि मौर्यों के शासनकाल में सोने और तांबे के सिक्के जो थे वह बहुतायत स्तर पर प्रचलन में थे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मौर्यों का जब पतन होता है तो गुप्तों की उत्पत्ति होती है।
गुप्त के शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल पहला ऐसा शासनकाल होता है जहां पर चांदी के सिक्के के भी अवशेष दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरीके से गुप्तों के काल तक आते आते भारत में सोने, चांदी और तांबे, इन तीनों सिक्के जो होते हैं वह प्राप्त होने लगते हैं। अब प्राचीन भारत में अगर सर्वाधिक मुद्रा देखी जाए तो किसके शासनकाल में प्राप्त होती है? तो हम लोग ये देखते हैं कि कुषाणों के शासनकाल में। कुषाणों का शासनकाल में आपको पता होगा कि मध्य एशिया का जो रेशम मार्ग था उस पर भारत का नियंत्रण था और वहाँ से बड़ी मात्रा में महसूल की प्राप्ति होती थी। इस वजह से उस कुषाण राजवंश के शासक जो थे वह काफ़ी अमीर हुआ करते थे और उन्हीं के शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि भारत में बड़े बड़े सुडौल यूरोपीय तर्ज के सिक्के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बहुतायत स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो होते हैं वह हमें कुषाणों के शासनकाल में ही मिलते हैं या मौर्योत्तर काल में ही सबसे ज़्यादा सिक्के के प्रचलन प्राचीन भारत में थे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में हर्ष काल, राजपूत काल। राजपूत काल को अगर देखा जाए तो इनका इतिहास 700 से 1200 तक है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आरंभ के 300 साल में सिक्के अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इससे हम लोग ये देखते हैं कि इससे आर्थिक कमजोरियां स्पष्ट होती हैं। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो 800 से 1200 1000 से 1200 तक का राजपूतों का काल होता है। इस शासनकाल में हम लोग ये देखते हैं कि पुनः सोने के सिक्के बहुतायत स्तर पर भारत में मिलते हैं। इससे आर्थिक वैभवशीलता या उन्नति भी स्पष्ट होती है। हम लोग ये देखते हैं कि भारत के एक इतिहासकार ऐसे भी हैं जो केवल मुद्रा के आधार पर ही भारत के इतिहास की रचना करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सल्तनत काल में सिक्कों का प्रचलन सामान्य स्तर पर बना रहता है। मुगलों के शासनकाल में भी हम लोग ये देखते हैं कि सुडौल सिक्के जो होते हैं वो बने रहते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल तक भारत में विभिन्न प्रकार के सिक्के जो होते हैं वो प्रचलन में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हम लोग ये देखते हैं कि 1836 में करेंसी अधिनियम के पूर्व, यानी करेंसी अधिनियम 1836 के पूर्व भारत में 994 प्रकार के सिक्के, 994 टाइप के सिक्के जो थे वह प्रचलन में थे। ये सब अपनी अपनी रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे, इनके अपने अपने अलग अलग सोने के और चांदी के सिक्के होते थे। इसमें कोई एक रूपता नहीं थी। करेंसी अधिनियम 1836 का उद्देश्य भारतीय करेंसी में एक रूपता को स्थापित करना था। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि करेंसी को छापने का अधिकार इस समय प्रेसिडेंसी बैंकों को प्रदान कर दिया जाता है 1843 के बाद। और यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में करेंसी जो होते हैं वह सरकार के तरफ से एकरूप होकर नियमित रूप से ढलाई और छपाई जो होती है वह होने लगती है। 1861 के बाद हमारे देश में कागजी करेंसी अधिनियम लाया जाता है, लेकिन इस समय कागजी करेंसी अधिनियम सफल नहीं होता है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि 1899 में, चूंकि आप जानते हैं सोना का उत्पादन काफ़ी कम हो गया था और वस्तु का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था, उत्पादन और मुद्रा में समरूपता बनाए रखने के लिए इस समय 1899 में हुर्सेल समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत में यथाशीघ्र कागज के मुद्रा को प्रचलन में व्यापक स्तर पर लाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित है कि उत्पादन और मुद्रा के बीच में अंतर काफ़ी हो जाएगा और इससे अनेक मुसीबतों या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 1899 में हुर्सेल समिति का गठन किया गया। हुर्सेल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इस सुझाव दिया कि भारत में व्यापक स्तर पर कागजी मुद्रा को प्रचलन में लाया जाए। आरंभ में हम लोग ये देखते हैं कि कागजी मुद्रा का छपाई करने का काम 1862 के बाद 1899 तक हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि केवल प्राइवेट बैंक ही करती थी। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वित्त सचिवालय या वित्त मंत्रालय को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1899 में ही भारत में हुर्सेल समिति के सुझाव के आधार पर कागजी मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। लंबे समय तक हम लोग ये देखते हैं कि वित्त सचिवालय ही मुद्रा को छापने का काम करती थी।
लेकिन आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में कर दी जाती है और 1935 में करने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि मौद्रिक नीति को लागू करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी जाती है। अंततः 1955 में हम लोग ये देखते हैं कि सभी प्रकार के नोट और सिक्कों को छापने और ढालने का अधिकार जो होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया जाता है, कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारे देश में करेंसी निर्गमन पर एकाधिकार वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है और यह एकाधिकार 1955 से प्रदान उसे कर दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में जो सिक्के थे वो प्रचलन में, करेंसी जो थे वो प्रचलन में बने रहे। दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत जो की जाती है वो चीन में की जाती है। संभवतः 14वीं शताब्दी के अंत में यह शुरू किया जाता है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि यूरोप के अनेक देशों में कागजी मुद्रा प्रचलन में लाया जाता है और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा ही 1899 के पश्चात भारत में व्यापक स्तर पर कागजी मुद्रा को प्रचलन में लाया गया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी मुद्रा की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसे संक्षिप्त रूप में हम प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। हालांकि ये इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, इसमें काटना छांटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटे से शब्दों में आप लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया है। देखिए, अब हम लोग उत्पत्ति तक पढ़ लिए हैं, अब अगले वीडियो में हम इसके परिभाषा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में जितना संभव हो सका उसे कहा गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर अगला वीडियो में आप देखेंगे कि परिभाषा, कार्य और प्रकार क्या है और इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे।